हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये होने वाले आपके रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, तो ये होने वाले आपके चैप्टर वाइज होने वाले हैं, फुल्ली डिटेल्ड में। ठीक है, जो इसी के अंदर में क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे चैप्टर डिटेल्ड में क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले। ठीक है, तो आप इसे जो कि आप यूज कर सकते हो, जो कि आपका एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, तो ये कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए आपका एप्लीकेबल होने वाला है। ये आपका एप्लीकेबल होने वाला आपका मई 26 एग्जामिनेशन के लिए, एंड आपका सितंबर 26 एग्जाम के लिए, एंड जैन 27 एग्जाम्स के लिए क्या होने वाला है, ये वाला लेक्चर्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 किसका, आपका इनकम टैक्स का। ठीक है, तो इनकम टैक्स का आपका बेसिक कंसेप्ट क्या है, आपका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो जैसे कि आपके जो कि आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, आपका टैक्सेशन। ठीक है, तो टैक्सेशन को क्या कर रखा है, आपके टू पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट्स में आपका डिवाइड है, वो है आपका सेक्शन नंबर 1 दैट इज योर इनकम टैक्स। ठीक है, सेकंड है आपका आपका जीएसटी। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के आपके क्या है, टैक्सेशन पढ़ना है आपको दो पार्ट्स में। फर्स्ट है आपका इनकम टैक्स को कंप्लीट करना है, वो कौन सा, आपका सेक्शन नंबर ए में है। ठीक है, एंड सेकंड आपका सेक्शन नंबर बी क्या, आपका जीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करने वाले, इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स का कौन सा चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक नहीं करा, सो लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन बटन। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट के अंदर, ठीक है, बात करने से पहले, ठीक है, तो जैसे कि क्या बात है, जैसे कि चैप्टर का नाम क्या, आपका बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बेसिक्स क्या करने हैं, अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है, बेसिक्स इसके क्लियर करेंगे हम इनकम टैक्स के। ठीक है, जैसे कि क्या पता चल रहा है नाम से ही, इनकम टैक्स यानी कि टैक्स किस पे आपका एप्लीकेबल होगा, यानी कि लेवी किस पे होगा, आपकी इनकम के ऊपर। ठीक है, इनकम के ऊपर क्या होगा, आपका लेवी होगा, टैक्स, तो उसे क्या कहेंगे हम, इनकम टैक्स कहेंगे। तो इनकम टैक्स एक तरीके से देखा जाए तो इनकम टैक्स क्या, आपका डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स क्या, आपका डायरेक्ट टैक्स, जो कि क्या हो रहा है, आपका डायरेक्टली पर्संस के ऊपर। ठीक है ना, मतलब कि डायरेक्टली एसईसी के ऊपर क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, अब ये एसईसी क्या होता है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे हम आगे जाके। ठीक है, स्टेप वाइज चलते जाएंगे। ठीक है, आखिर गवर्नमेंट, ठीक है, आखिर गवर्नमेंट आपसे टैक्स को कलेक्ट क्यों करती है। ठीक है ना, ठीक है, आखिर कलेक्ट क्यों करती है गवर्नमेंट आपसे टैक्स। ठीक है, तो जैसे कि गवर्नमेंट भी देखिए क्या काम करती है, गवर्नमेंट क्या काम करती है, सोशल वेलफेयर करती है। क्या करती है, सोशल वेलफेयर करती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन पे खर्चा करती है। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन पे भी क्या करती है, खर्चा करती है। ठीक है, और सोशल वेलफेयर हो गया। ठीक है, और सोशल सिक्योरिटीज में भी क्या करती है, ठीक है ना, क्या करती है, और मतलब कि सोशल डेवलपमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है, यानी कि खर्चा करती है। तो ये गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से। ठीक है, तो पैसा आएगा कहाँ से, वो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास किससे, टैक्स के जरिए। किसके जरिए आता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, जो पैसा आता है टैक्स के जरिए आता है। और जो गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है, ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू। क्या हो गया, गवर्नमेंट के लिए वो क्या हो गया, टैक्स प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू हो गया। ठीक है, जब प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू हो गया गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना, तो आखिर देखिए डायरेक्टली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, गवर्नमेंट को जो कि पैसा कहाँ से मिलता है, टैक्सेस से मिलता है। ठीक है ना, जिससे कि वो क्या कर सके, एक्सपेंडिचर कर सके, एंड जो कि इंडिया को कि वो डेवलपमेंट एक कंट्री बना सके। ठीक है, जो कि सिंपल वर्ड्स में। ठीक है ना, अब टैक्स भी तो आपके काफी टाइप्स के होंगे ना। ठीक है, क्या टैक्स नहीं होंगे आपके काफी टाइप्स के, जैसे कि क्या मैंने बात करा, आपका टैक्स कितने होते हैं, आपके टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, आपका इनकम टैक्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स की। ठीक है, टाइप्स की, टाइप्स ऑफ टैक्स। तो टाइप्स के ऑफ टैक्स में क्या होता है आपका, जो कि सबसे पहले बात किया करा था मैंने आपको, बोला था फर्स्ट होता है हमारा इनकम टैक्स। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपका, जीएसटी। सेकंड क्या था आपका, जीएसटी। ठीक है, तो इनकम टैक्स क्या है, एक इनकम टैक्स क्या, वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स को क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, और जीएसटी को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है,
कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, जो कि फर्स्ट क्या होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब हम इनके डिफरेंसेस की बात कर ले। ठीक है, तो डिफरेंसेस देखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस क्या है, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में जो कि, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है आपका, जो कि डायरेक्टली लेवी किनके ऊपर होता है, इनकम के ऊपर क्या होता है आपका डायरेक्टली लेवी होता है। ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से देखा जाए जो कि आपका क्या है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में क्या आप बर्डन को शिफ्ट कर सकते हो दूसरे पर्सन पे, नहीं। क्या आप शिफ्ट कर सकते हो बर्डन को, नहीं। ठीक है, अगर जीएसटी की बात करें, सर सेफ्टी का समझ नहीं आया। ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्सेस में आपको सेफ्टी का समझ नहीं आया कैसे। मान लीजिए, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये कौन हो, आप हो। ठीक है, एंड आपके ऊपर, ठीक है, जो भी आप क्या कर रहे हो, कुछ इनकम को क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो। ठीक है, इनकम को क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो आप सैलरी से कर रहे हो, ठीक है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी का आपने लेट आउट कर रखा है, ठीक है, उससे कर रहे हो, या फिर कोई भी आप बिजनेस रन कर रहे हो। ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, या फिर कोई भी आपका प्रोफेशन है, एंड वहां से होने वाली इनकम। ठीक है ना, तो ये सारी इनकम्स क्या होंगी आपकी, ये सारी इनकम्स भी क्या होती हैं आपकी, डायरेक्ट इनकम होंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट इनकम मतलब कि जैसे भी जब आपने सैलरी को क्या करा है, अर्न करा है, तो इस सैलरी पे आप टैक्स कौन पे करोगे, आप ही करोगे। क्या आप बर्डन आप दूसरे पर्सन को, क्या आप मेरे को ट्रांसफर कर सकते हो अपना बर्डन, नहीं। ठीक है, तो आपके ऊपर लेवी हो रहा है, तो पे भी कौन करोगे, आप ही क्या करोगे, टैक्स को पे करोगे। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में बर्डन को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, बर्डन को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, सेम एग्जांपल उठाते हैं, जिसके अंदर क्या थे, आप थे। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक मैन्युफैक्चर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो। ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हो किसका, मान लेते हैं बिस्किट का, क्या कर रहे हो आप, मैन्युफैक्चर कर रहे हो। ठीक है, तो बिस्किट पे जब आप टैक्स जो कि आपका देखिए, बिस्किट के ऊपर मान लेते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली जो कि एक सपोज कर लेते हैं 9% क्या लग रहा है, इस पे जीएसटी लग रहा है। ठीक है ना, इस पे क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। तो जो कि जब आप सेल करोगे, जब मैन्युफैक्चर करने के बाद, अब जब आप फिनिश्ड गुड्स बना लोगे, ठीक है, जब आप सेल करोगे, किसको सेल करोगे ये चीजें, ठीक है, शॉपकीपर को, किसको सेल करोगे, शॉपकीपर को। ठीक है, जब आप शॉपकीपर को सेल करोगे, ठीक है, शॉपकीपर को सेल करोगे या फिर होलसेलर हो गया, ठीक है, उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो आपका इसमें इंक्लूडिंग क्या होगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि बिस्किट की कॉस्ट आई है 100 रुपीज की। ठीक है, 10 बिस्किट बनाने की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज। एंड इसमें आपका क्या आएगा, ये तो कॉस्ट आपकी, इसके अंदर आप क्या करोगे, ऐड क्या करोगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, प्रॉफिट क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो आपको प्रॉफिट लगने के बाद 110 का है। ठीक है ना, तो इसमें 10 के अंदर में क्या आएगा आपका, जो कि 100 है, 100 के अंदर क्या आपका, इंक्लूडिंग जीएसटी। जब आप इसे सेल कर दोगे शॉपकीपर होलसेलर को, ठीक है, तो जो शॉपकीपर एंड होलसेलर है, ठीक है, वो आगे जाके भी क्या कर देगा, नेक्स्ट पर्सन को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। वो शिफ्ट किसको करेगा, कंज्यूमर को। किसको शिफ्ट कर देगा, बर्डन अपना किसको शिफ्ट कर देगा, कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर क्या करेगा, उस बिस्किट के पैकेट पे क्या कर रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है, वो शॉपकीपर कलेक्ट कर रहा है। एंड जो शॉपकीपर किसको, जो कि कलेक्ट कर रहा है शॉपकीपर से, जो कि मैन्युफैक्चर, वो कौन हो, आप। ठीक है, वो क्या कर रहे हो, आप कलेक्ट कर रहे हो। तो यानी कि जो आपका बर्डन है, उसे क्या कर रहे हो, आप शिफ्ट कर रहे हो दूसरे पर्सन को। ठीक है, उसे क्या कर रहे हो, आप शिफ्ट कर रहे हो दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, तो क्या देखिए, अपने बर्डन तो सीख लिया हमने, ठीक है, क्या समझ लिया हमने, बर्डन सीख लिया। ठीक है, इसके बाद और भी तो कोई चीजें होती हैं कि जैसे कि, ठीक है ना, तो जैसे कि शिफ्टेड में जो कि डायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन को क्या करे, शिफ्ट करे। यानी कि जिस पर्सन के ऊपर क्या हो रहा है, लाइबल हो रहा है। ठीक है, जो पर्सन है क्या है, लाइबल है पे करने के लिए टैक्सेस, वो पे ना करके, ठीक है, जो दूसरा पर्सन है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है। वो डायरेक्ट टैक्सेस के केसेस में जिस पर्सन के ऊपर लेवी होगा, वही पर्सन क्या करेगा, पे करने के लिए लाइबल होगा टैक्स। ठीक है, तो ये तो आपका एक छोटा सा, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अगर एग्जाम्पल ले, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ले डायरेक्ट टैक्स का, तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या होने वाला है आपका, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या होने वाला है आपका, इनकम टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या होगा आपका, इनकम टैक्स। ठीक है, ठीक है, अब विजिबल है। ठीक है, आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, आपका इनकम टैक्स।
ठीक है। और अगर जीएसटी जो कि हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या होने वाला है आपका जीएसटी। ठीक है, तो जल्दी से रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम्पल क्या होगा सबसे पहले कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा आपका जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड एसेट्रा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका नेचर, सॉरी मैम मैंने एग्जाम्पल हो जाएंगे, सॉरी। अब नेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो नेचर कैसा होगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का अगर नेचर की बात करें, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होगा आपका, डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होगा आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर। कैसा होगा आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, कौन सा नेचर हो जाएगा आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर। अगर उसी जगह पे अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में नेचर क्या हो जाएगा आपका रिग्रेसिव। क्या हो जाएगा रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, रिग्रेसिव क्या होगा आपका रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, हमने देखिए 3 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। तो सबसे पहले क्या करा था कि बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। उसके बाद एग्जाम्पल हो गया, नेचर हो गया। ठीक है, और ये लेवी किसके ऊपर होता है। ठीक है, ये लेवी किसके ऊपर होता है आपकी इनकम के ऊपर। किसके ऊपर लेवी होता है, ये आपकी इनकम के ऊपर क्या होता है लेवी होता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसके ऊपर लेवी होता है, वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। वो किसके ऊपर लेवी होता है आपके गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्या होता है आपका लेवी होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक है, चैट सेशन में जाके आप कमेंट्स कर देना। बाकी जब मैं आपको देख लूंगा कमेंट्स एंड मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स है वो आपके क्लियर कर दी जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ आर्टिकल आते हैं हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल नंबर 265। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल क्या आता है हमारा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 265। आखिर ये आर्टिकल नंबर 265 क्या कहता है। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। ठीक है, टैक्सेस को कौन कलेक्ट करता है। ठीक है, टैक्सेस को कौन कलेक्ट करता है आपसे। ठीक है, गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट आपसे क्या कर रही है टैक्सेस को कलेक्ट करिए। ठीक है, क्या करिए टैक्सेस क्या करिए आपसे कलेक्ट करिए। ठीक है, तो ये पावर किसने दी है। ठीक है, ये पावर किसने दी है वो कौन सा बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 265 बात करता है हमारे पावर्स में। ठीक है, पावर किसने दी है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसने दी है पावर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या दी है पावर दे रखी है गवर्नमेंट को कि आप कलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को। किसको कलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है, तो सर इसमें आपका सीबीडीटी भी तो था और सीबीआईसी भी रोल प्ले करता है। ठीक है, सीबीडीटी किसको कलेक्ट करता है। ठीक है, सीबीडीटी के फुल फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, वो क्या आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये किसको जो कि डायरेक्टली डील किस में करता है आपका डायरेक्ट टैक्सेस को क्या करता है कलेक्ट करता है। ठीक है, और जो कि आपका सीबीआईसी। ठीक है, सेकंड क्या आपका सीबीआईसी। ठीक है, सीबीआईसी क्या कलेक्ट करेगा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है, सीबीआईसी किसको कलेक्ट करेगा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो कि आता है आर्टिकल नंबर 246। ठीक है, आर्टिकल नंबर 265 किसके बारे में बात करता है आपकी पावर्स। ठीक है, किसके बारे में बात करता है आखिर गवर्नमेंट को पावर किसने दिया आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर्स दिए। ठीक है, कलेक्ट करने के लिए टैक्सेस एंड इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 246। ठीक है, आर्टिकल नंबर 246 के अंदर में ठीक है 3 लिस्ट आती है। कितनी आती है लिस्ट, लिस्ट आती है हमारी 3। लिस्ट नंबर 1। ठीक है, लिस्ट नंबर 1 को क्या कहते हैं हम यूनियन लिस्ट। ठीक है, लिस्ट नंबर 1 को क्या कहते हैं यूनियन लिस्ट। ठीक है, एंड सेकंड लिस्ट, सेकंड लिस्ट आती है आपकी लिस्ट नंबर 2। ठीक है, जो किसके बारे में बात करती है आपकी। ठीक है, वो किसके बारे में बात करता है आपका स्टेट लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट। एंड थर्ड लिस्ट आती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, लिस्ट नंबर 3 वो क्या आएगी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं। ठीक है, आखिर है क्या। ठीक है ना, ये लिस्ट। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 246 में आके लिस्टों का रोल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया हमारा यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट के अंदर ठीक है किसके पास पावर्स आती है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है या फिर पार्लियामेंट के पास क्या होती है पावर्स होती है किसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए। ठीक है ना, क्या होते हैं जो कि आपके रूल्स हैं ठीक है एंड रेगुलेशंस हैं उनको मेक करने के लिए पावर किसके पास आती है आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हो या फिर पार्लियामेंट के पास।
ठीक है, किसके पास आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स आती है, ठीक है, और स्टेट लिस्ट के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स होती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में आपके पास, ठीक है ना, जो कि आप कह सकते हो, या फिर लेजिस्लेशन कह सकते हो, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर, ठीक है, और इसमें आपका, ठीक है ना, बोथ आएंगे, एंड आपके पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन, या फिर कह सकते हो आपके, ठीक है ना, जो कि आपका, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही साथ में मिलके क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करते हैं, मेक्स करने के लिए पावर्स हैं, वो हमारे जो कि आर्टिकल नंबर 246 के अंदर में क्या है, गिवन कर रखे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे आता है सोर्सेज, ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं सोर्सेज, सोर्सेज को क्या कहते हैं, हम सोर्सेज भी कहते हैं, एंड हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स भी, ठीक है, क्या कहते हैं, सोर्सेज भी कहते हैं एंड कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज की बात करें अगर हम, ठीक है, सोर्सेज कह सकते हो या फिर कंपोनेंट्स, ठीक है, तो सोर्सेज एंड कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका, ठीक है, जो कि आता है आपका इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है आपका, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है आपका, ठीक है, जैसे कि क्या है, नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि कितना साल पुराना ये हमारा एक्ट है, ठीक है, कितना साल पुराने के आपका एक्ट है, 1961 का बना हुआ, बट इसके अंदर केसेस में इसमें क्या आते रहते हैं, आपके अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, जिससे कि क्या रहता है, ये आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या रहता है, आपका अपडेटेड रहता है, क्या रहता है, आपका अपडेटेड रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको क्या पढ़ने हैं, आपको प्रोविजंस, ठीक है, क्या पढ़ने होते हैं आपको, प्रोविजंस, प्रोविजंस मीन्स यानी कि इसमें आपको क्या क्या चीजें, इसमें आपको कैलकुलेट करनी है, यानी कि डिटरमाइन क्या क्या करना है, ठीक है, जैसे कि आपको डिटरमाइन, जो कि आपको देखिए जब आप सीखोगे, ठीक है, तो आपको डिटरमाइन क्या क्या करना होगा, आपको ग्रॉस टोटल इनकम कैसे डिटरमाइन करेंगे, एंड टोटल इनकम को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद आप टैक्स लाइबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, और उसके बाद जो कि आपके टैक्स रेट्स हैं, ठीक है, टैक्स रेट्स भी कहाँ पर आपके प्रिस्क्राइब्ड हैं, आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में सेक्शन नंबर 115 BAC के अंदर है, ठीक है। तो टू टाइप्स में आपके क्या होता है, टैक्स प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि टू रिजीम्स में, फर्स्ट क्या आपका ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ठीक है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम, सेकंड आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, सेकंड क्या आपका डिफॉल्ट, ठीक है, तो ये दो टाइप्स में क्या आपके, दो रिजीम्स में क्या आपको, जो कि आपको डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल के अंदर में टैक्स रिजीम्स के अकॉर्डिंग आपके बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या होती है, और डिफॉल्ट के अंदर में बेसिक अजम्पशन लिमिट्स क्या होती है, ठीक है, वो चीजें हम बात करेंगे आगे जाके, ठीक है, उसके हम डिटेल्ड में जो कि बात करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं सोर्सेज को, ठीक है, सोर्सेज का आपका फर्स्ट सोर्सेज क्या हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या रीड करते हैं उसमें हम प्रोविजंस, ठीक है, कैसे आखिर हमें डिटरमाइन करना है ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी को कैसे हमें, ठीक है, डिटरमाइन करना है। इसके बाद आता है हमारा फाइनेंस एक्ट, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंस एक्ट, ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट, ठीक है, सेकंड क्या है हमारा फाइनेंस एक्ट, ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट के अंदर में, ठीक है, आखिर ये फाइनेंस एक्ट बन के रेडी कैसे होता है, ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट बन के रेडी कैसे होता है, जो कि आपका, ठीक है, कौन है आपका, ठीक है, जो कौन है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, करंटली में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, बिल को कहाँ प्रेजेंट करता है, बिल को प्रेजेंट करता है हाउसेस में, ठीक है, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो कौन कौन सी होती है आपके हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वो होती है आपकी, ठीक है ना, कौन कौन सी होती है आपकी, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जो क्या आपका फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, बिल को कहाँ प्रेजेंट करता है आपका बोथ हाउसेस में, बोथ हाउसेस में मीन्स यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों बोथ हाउसेस में क्या करता है, प्रेजेंट करता है, जब बिल को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है, बोथ हाउसेस के अंदर में, तो वहां से जब आपका जो कि पास हो जाता है, ठीक है ना, अगर वहां से जो कि आपके, ठीक है, वोटिंग पावर्स के साथ में क्या होता है, वो आपका पास हो जाएगा, ठीक है ना, फिर वो किसके पास जाता है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, सेकंड क्या था हमारा सोर्स है, फाइनेंस एक्ट, ठीक है, नोट कर लेंगे फाइनेंस एक्ट, ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट कैसे बन के रेडी होता है आपका, जो कि फर्स्ट जो कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर वो कहाँ करता है, बिल को कहाँ प्रेजेंट करता है, वो लोकसभा एंड राज्यसभा में,
क्या करता है, प्रेजेंट करता है। जब वहां से बिल पास हो जाता है, फिर वो बिल किसके पास जाता है, आपके प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देता है, प्रेसिडेंट क्या दे देता है, अपना एसेंट दे देता है, ठीक है, फिर वो बन के रेडी क्या हो जाता है, आपका फाइनेंस एक्ट। ठीक है, वो क्या बन के हो जाता है, आपका रेडी फाइनेंस एक्ट। ठीक है, सबसे सिंपल फंड है, ठीक है ना। फाइनेंस एक्ट बन के रेडी क्या हो जाता है, आपका पास फाइनेंस एक्ट बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है, इनकम टैक्स रूल्स 1962। ठीक है, तो वो रूल्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए, ठीक है, थर्ड के अंदर में जो कि इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रूल 1962, 1962, जैसे कि नाम से क्या पता चल रहा है, हमारे टैक्स रूल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, आपके रूल्स होंगे। अगर आप टाइमली, ठीक है, अगर आप टाइमली अगर आईटीआर को फाइल नहीं करोगे, ठीक है, तो अगर कोई भी अगर आप मिसकंडक्टिंग करते हो, ठीक है, टैक्सेशन में कुछ भी आप कुछ भी मिसकंडक्ट करते हो, ठीक है, तो आपके अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है, वो सारे कहाँ पर होते हैं, आपके इनकम टैक्स रूल्स के अंदर में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। इसके बाद क्या आता है हमारा सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। ठीक है, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। अभी सर्कुलर को कौन इशू करता है, ठीक है, तो सबसे पहले की सर्कुलर, ठीक है, तो सर्कुलर को कौन इशू करता है, सर्कुलर को कौन इशू करता है, आपका सर्कुलर इशू करता है आपका सीबीडीटी। ठीक है, सर्कुलर को कौन इशू करता है, आपका सीबीडीटी। ठीक है, सर्कुलर को कौन इशू करता है, आपका सीबीडीटी क्या करता है, सर्कुलर्स को इशू करता है। एंड नोटिफिकेशन को कौन इशू करता है, आपका सी, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सीबीडीटी जो कि आपका सर्कुलर्स के इनकी गाइडेंस के अंदर में जो कि इशू किए जाते हैं, वो करे जाते हैं आपके ऑफिसर्स, ऑफिसर्स एंड एससीसी के। ठीक है, और एससीसी के गाइडेंस में क्या करे जाते हैं, आपके सर्कुलर्स को इशू किए जाते हैं। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, ठीक है, नोटिफिकेशन किसकी गाइडेंस के अंदर में किए जाते हैं, ठीक है, तो नोटिफिकेशन जो कि किए जाते हैं वो किसके गाइडेंस में किए जाते हैं, ऑफिसर्स की। ठीक है, ऑफिसर्स की क्या करे जाते हैं, जो नोटिफिकेशन इशू होते हैं ऑफिसर्स की गाइडेंस में क्या करे जाते हैं, इशू किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता हमारा लेवी ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, लेवी ऑफ इनकम टैक्स का आपका सेक्शन नंबर 4। ठीक है, सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है आपका, ठीक है, सेक्शन नंबर 4 लेवी ऑफ इनकम टैक्स। तो इसके अंदर में आपने एक चीज देखा होगा, जो भी आप इनकम अर्न करते हो, ठीक है, जो भी आप क्या करते हो, इनकम को अर्न करते हो, ठीक है, उसका क्या करते हो, आप आईटीआर फाइल करते हो। ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करोगे, ठीक है ना, तो किस पे करते हो, आप कौन से ईयर में करते हो, आप इनकम अर्न कौन से ईयर में करते हो, प्रीवियस ईयर में क्या करते हो, आप इनकम अर्न करते हो। एंड आप इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करते हो आप असेसमेंट ईयर में। ठीक है, असेसमेंट ईयर में क्या करते हो, आप आईटीआर फाइल करते हो एंड अर्न करते हो, प्रीवियस ईयर में क्या करते हैं, अर्न करते हैं। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर क्या होता है, ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो अब हम देखते हैं पहले प्रीवियस ईयर। ठीक है, पहले क्या देखते हैं हम, प्रीवियस ईयर। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर क्या होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है, जिस ईयर में क्या करते हो, आप इनकम को क्या करते हो, अर्न करते हो, इनकम को क्या करते हो, आप अर्न करते हो। उस ईयर को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है, वो जैसे ही अगर हम सेकंड वर्ड में बात कर लें, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर, वो ईयर भी क्या कहला जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है, और असेसमेंट ईयर, इसके बाद क्या होगा, असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो एक बार हम देखिए एग्जांपल से भी समझेंगे, पहले एक बार असेसमेंट ईयर भी क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, असेसमेंट ईयर भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर साथ में समझेंगे। ठीक है, असेसमेंट ईयर वो होता है जिस ईयर में क्या करते हो, आप फर्निश्ड करते हो। ठीक है, किसको फर्निश करते हो, आप आईटीआर को। ठीक है, यानी कि जब आप आईटीआर को फाइल करोगे, उस ईयर को क्या कहते हैं हम, असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आपका असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है, वो इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली आपका प्रीसीडिंग नहीं होता। ठीक है, वो क्या होता है, आपका आगे का ईयर, यानी कि जो ऐसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का। तो प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर हो जाएगा आपका, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप हो, ठीक है, आपने जो कि ईयर 2026 टू 27 में क्या करा है आपने, जो भी आपने क्या कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, यानी कि जो इस टाइम आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसका आईटीआर कब फाइल करोगे,
2027 टू 28 ईयर में क्या करोगे आप, इसका ITR क्या करोगे, फाइल करोगे। ठीक है, तो इसमें आपका प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 2026 टू 27 को क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, एंड 27 टू 28 क्या हो गया आपका असेसमेंट ईयर। जो अभी भी देखिए, जब अगर आप इस ईयर में जब आप ITR फाइल करो, तो जैसे कि आप 26 और 27 में, जैसे कि आपका करंटली ईयर क्या आपका 26 टू 27, तो इसी ईयर में जितने भी पर्सन जो कि ITR फाइल कर रहे हैं, ठीक है, जो ITR को फाइल कर रहे हैं, वो ईयर कौन सा कहलाया जाएगा, असेसमेंट ईयर। जो फाइल कर चुके हैं, ठीक है ना, अब वो क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो इसका ITR वो फाइल कब करेंगे, असेसमेंट ईयर में। ठीक है, कब करेंगे, 27 टू 28 में क्या करेंगे, ITR को फाइल करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो आपके ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो कि आपका ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। ठीक है, कुछ आपके कुछ ऐसे केसेस नहीं होंगे, कुछ सर्टेन केसेस जिसमें कि आप देखिए, हमने अभी क्या बात करें, ठीक है, जो भी आप क्या कर रहे हो, अर्न कर रहे हो प्रीवियस ईयर में, ITR कब फाइल कर रहे हो आप, असेसमेंट ईयर में। ठीक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रीवियस ईयर में ही आप क्या कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, एंड प्रीवियस ईयर में ही क्या कर रहे हो, ITR को फाइल कर रहे हो। ठीक है, तो वो कौन कौन से केसेस है, ठीक है, वो कौन से केसेस है, वो आपका सबसे पहला केस आता है आपका शिपिंग बिजनेस। सबसे पहले क्या था आपका, शिपिंग बिजनेस। ठीक है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट क्या था आपका, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो इसके केस में क्या होता है आपका, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट में सेक्शन 172, सेक्शन 172 के अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहले की अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, क्या है, नॉन रेसिडेंट है, सबसे पहले की जो आपका पर्सन है वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है, एंड वो क्या करता है, शिपिंग बिजनेस करता है, चाहे वो कैरी करे किसी पैसेंजर को, ठीक है ना, या फिर कोई फ्लाइट को क्या कर रहा है, पे कर रहा है। ठीक है, तो उस केसेस में क्या कर लिया जाता है आपको, जैसे कि इसमें जैसे कि मान लीजिए जो आपका प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में आपने 1 लाख की क्या करी है, अर्निंग करी है, ठीक है, शिपिंग बिजनेस से। तो जैसे ही वो इंडिया के पोर्ट पे आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जब भी वो इंडिया को छोड़ के तभी जा सकता है, जब तक वो टैक्स को पे नहीं करेगा। जैसे टैक्स को क्या कर देगा, पे कर देगा, फिर वो इंडिया को छोड़कर जा सकता है। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए, जैसे कि आपका शिप आ गया 1 अप्रैल, सॉरी अगस्त ले लेते हैं, ठीक है ना, 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त को आ गया आपका शिप, ठीक है ना, आपको पोर्ट पे आ गया, इंडिया के पोर्ट पे। ठीक है, तो उसके बाद जब अब ये आपका जो शिप जब ये, ठीक है ना, आपका अराइव हो गया, और ये आपका, ठीक है ना, जब ये लीव करके कब जाएगा, जब ये लीव करके तभी जाएगा जब ये इस ईयर का, ठीक है, जो भी इसने अर्निंग करी है उस ईयर पे वो पे क्या कर देगा, टैक्सेस को। ठीक है, क्या करेगा, टैक्सेस पे कर देगा इंडिया के अंदर में, तभी वो क्या जा सकता है, शिप को लेकर जा सकता है इंडिया से बाहर। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड, ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या है, पर्सन लिविंग इंडिया। ठीक है, क्या आता है आपका सेकंड पॉइंट, पर्सन लिविंग इंडिया। ठीक है, पर्सन लिविंग इंडिया के केसेस में, ठीक है, जो कि पर्सन है वो क्या क्या कर रहा है, इंडिया को छोड़कर जा रहा है। ठीक है ना, किस पर्पज के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। ठीक है ना, किस पर्पज के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। ठीक है ना, तो उस केसेस में भी उस पर्सन की एज, जो कि उस पर्सन की इनकम सेम ईयर में ही क्या कर ली जाएगी, असेस्ड कर ली जाएगी, सेम ईयर में उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका थर्ड पॉइंट, जिसमें क्या आ गया आपका AOP, BOI, ठीक है, एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी कि AJP। ये क्या करते हैं, एक फॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर इवेंट या फिर पर्पस के लिए। ठीक है ना, तो वो कौन सा बात करता है आपका, सेक्शन 174A। ठीक है, कौन सा आता है आपका, सेक्शन नंबर 174A। तो इस केसेस में भी क्या कर ली जाती है आपकी, जो आपकी इनकम होगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर, तो उसे आपको प्रीवियस ईयर में ही क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, टैक्स पे करना पड़ेगा आपको सेम ईयर के अंदर में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में देखिए, अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, किस लिए, किस पर्पज के लिए, अवॉइड करने के लिए, टैक्सेस को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अवॉइड करने के लिए टैक्सेस को अगर आप देखिए ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तो उस केसेस में भी आपका क्या कर ली जाएगी, आपको प्रीवियस ईयर में ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, जिसके अंदर क्या आता है आपका, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। क्या आता है आपका, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ठीक है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस का मीन्स यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना, अब आप बिजनेस को अपना बंद कर रहे हो। ठीक है, बिजनेस को क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो।
ठीक है। तो उसमें भी क्या हो जाएगा, उस केसेस में भी आपका क्या कर लिया जाएगा, सेम ईयर में क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप अर्न कर रहे हो, लाइक आप प्रीवियस ईयर में अर्न करा एंड आपको प्रीवियस ईयर में क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को भी डाउट नहीं है। ठीक है, अगर डाउट होगा तो कमेंट सेशन में आप कर देना। ठीक है, ये आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। ठीक है, तो सो लाइव लेक्चर नहीं है जो आपके कमेंट्स आपके सीधे डायरेक्टली मैं आपके आंसर्स दे सकूं। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका पर्सन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका पर्सन। ठीक है, पर्सन का आपका आता है सेक्शन नंबर 231, सेक्शन 231। ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है। ठीक है, पर्सन के अंदर में क्या क्या चीजें पहली बात तो इंक्लूड होती हैं। ठीक है, पर्सन के अंदर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो पर्सन के अंदर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो फर्स्ट होता है आपका इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल में, ठीक है, इंडिविजुअल हो गया। एंड सेकंड क्या हो गया हमारा, एच यू एफ, एच यू एफ। ठीक है, एच यू एफ हो गया। इसके बाद क्या हो गया हमारी कंपनी, थर्ड कंपनी। ठीक है, फोर्थ में आपका फर्म, फोर्थ फर्म। फर्म में क्या होता है आपका इंक्लूडिंग एलएलपी। फर्म में क्या हमारा इंक्लूडिंग एलएलपी। ठीक है, फर्म में क्या इंक्लूडिंग एलएलपी। उसके बाद फिफ्थ, फिफ्थ में क्या आएगा आपका, जो कि एओपी, एओपी बीओआई। ठीक है, एओपी बीओआई। एंड फिर चूंकि इसके बाद सिक्स, सिक्स पॉइंट में क्या आ जाएगा आपका। ठीक है, सिक्स पॉइंट में क्या आएगा आपका, जो क्या आएगा लोकल अथॉरिटी, क्या आएगा लोकल अथॉरिटी। ठीक है, एंड सेवन पॉइंट। ठीक है, एंड सेवन पॉइंट, सेवन पॉइंट में क्या आएंगे, जो कि आएंगे आपके आपके जो कि एजेपी। ठीक है, जितने भी हमारे एजेपी हैं, ठीक है ना, यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। ठीक है, वो सारे कहाँ आ जाएंगे आपके एजेपी के अंदर में। ये सारे क्या होता है हमारे पर्सन्स में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका रहता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर में वो जो कि क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं वो इंडिविजुअल में। ठीक है, ये क्या रहता है आपका इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इनकी आपको क्या रखने पड़ते हैं, आपको टैक्स रेट्स भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कि नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं हम, हेड्स ऑफ इनकम की। ठीक है, तो हेड्स ऑफ इनकम कितनी टाइप्स की होती है। ठीक है, तो हेड्स ऑफ इनकम कितनी टाइप्स की होती है आपके, फाइव टाइप्स ऑफ हेड्स ऑफ इनकम होती है। ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम कितनी होती है आपकी, फाइव टाइप्स की क्या होती है हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो हेड्स ऑफ इनकम कितनी होती है आपकी, फाइव टाइप्स की। ठीक है, कौन कौन सी होती है आपकी हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो हेड्स ऑफ इनकम के बारे में कौन सा बात करता है आपका, सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 किसके बारे में बात करता है, आपकी हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी होती है आपकी, इनकम अंडर दी हेड सैलरीज। ठीक है, सेकंड आपकी हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड होती है आपकी, ठीक है, थर्ड कौन सी होती है आपकी, पीजीबीपी। पीजीबीपी मींस यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड गेन्स, एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, जिसको कि मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज करता हूँ, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या यूज करते हैं हम, पीजीबीपी वर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ, फोर्थ क्या आपका कैपिटल गेन, फोर्थ क्या आपका कैपिटल गेन। ठीक है, एंड फिफ्थ आपका अदर सोर्सेज। ठीक है, फिफ्थ क्या आपका अदर सोर्सेज। ठीक है, जो कि हमारा अदर सोर्सेज है। ठीक है, उसको हमने क्या करा है, स्टार्ट करा है लाइव लेक्चर्स के अंदर में। ठीक है, आई थिंक उसका अब हमारा लास्ट लेक्चर और होगा, उसके बाद हमारा अदर सोर्सेज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो से कि अब देखिए इनके क्या आपके सेपरेट चैप्टर्स भी है। ठीक है, सेपरेट यूनिट्स हैं जिसको क्या करते हो आप डिटेल्ड में पढ़ोगे। ठीक है, सैलरीज के अंदर में कब कब आपका टैक्सेबल होगा, सैलरी के अंदर में, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में कब टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी के अंदर में कब टैक्सेबल होगी आपकी इनकम्स, कैपिटल गेन में कब आएंगे, एंड अदर सोर्सेज में कब कब आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो ये क्या थे आपके हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं आपके, ठीक है, जो कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ठीक है, आखिर आप कंप्यूटेशन कैसे करते हो, उसके कुछ स्टेप्स तो होंगे ना कंप्यूटेशन करने के। ठीक है ना, तो स्टेप्स भी आते हैं आपके। ठीक है, जिससे क्या करोगे आप, कंप्यूट करोगे अपने टोटल इनकम को। ठीक है, क्या करोगे आप, टोटल, उसके बाद क्या करते हो आप, क्या कैलकुलेट करते हो आप, टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो कि आपको कैसे निकालनी अपनी टोटल इनकम। ठीक है, कैसे निकालोगे आप टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम निकालने के बाद बाकी के स्टेप्स की बात करेंगे हम, जो कि आगे जाके। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर में बात करेंगे हम बाकी की बात। अभी हम क्या सीखेंगे, एक एक एग्जांपल ले लेंगे, उसके बाद बस ये हमारा क्या है आपका, क्योंकि ये कंसेप्ट वाइज लेक्चर है। ठीक है, कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी इसके अंदर में, सिर्फ एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है,
ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, जो कि पर्सन है, पर्सन का क्या करना है हमें, जो कि क्या फाइंड आउट करना है हमें, डिटरमाइन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या करना है हमें, डिटरमाइन क्या करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, कि जो कि हमारा पर्सन है वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। ठीक है। इन स्टेप नंबर सेकंड के अंदर में क्या करना है हमें, क्या करना है हमें, कंप्यूट करना है। ठीक है, किसका कंप्यूट करना है, हमारे जो कि इनकम। ठीक है, इनकम, इनकम अंडर ईच हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, जो कि आपकी हेड्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो किसके अंदर में कितनी कितनी आपकी इनकम क्या हो रही है, आपकी टैक्सेबल हो रही है। ठीक है, वो क्या करनी है आपको, ठीक है, उसे आपको क्लासिफाई करना है। सेकंड स्टेप एंड स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 के अंदर में आपको अप्लाई क्या करना है, क्लबिंग ऑफ इनकम। जो भी इनकम क्या हुई है आपकी, क्लबिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद उन्हें निकाल लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 के अंदर में, स्टेप नंबर 4 के अंदर में क्या करेंगे, ठीक है, जो भी आपका सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड करना है आपको कोई भी लॉसेस। ठीक है, या फिर जो भी आपको कैरी फॉरवर्ड करने लॉसेस, ठीक है ना, वो उठा लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो कि आपका स्टेप नंबर 5, ठीक है, स्टेप नंबर 5 के अंदर क्या होगा, ठीक है, स्टेप नंबर 5 के अंदर में जो कि आपका स्टेप नंबर 2, 3 एंड 4 को क्या कर देंगे, इन सब का अगर आप सम कर देते हो, ठीक है, क्या कर देते हो, सम कर देते हो स्टेप नंबर 2, 3 एंड 4, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, स्टेप नंबर 5 के अंदर में ग्रॉस टोटल इनकम। क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। और स्टेप नंबर 6 के अंदर, ठीक है, स्टेप नंबर 6 के अंदर में क्या क्लेम करोगे, आप डिडक्शन क्लेम करोगे। क्या क्लेम करोगे, डिडक्शन। जो कि आपको अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप डिडक्शन को क्लेम करोगे। एंड स्टेप नंबर 7 के अंदर में क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, टोटल इनकम। ठीक है, स्टेप नंबर 7 के अंदर में क्या निकल के आ जाएगा, टोटल इनकम। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, टोटल इनकम। जैसे कि क्या मैंने बोला, इसमें आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, इसके अंदर में कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल से ये मैं करना सिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, कैसे करना है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, सैलरी गिवन है 1 लाख की। ठीक है, एग्जाम्पल से ले लेते हैं, एक सैलरी गिवन 1 लाख की एंड जल्दी से। हाउस प्रॉपर्टी गिवन है 2 लाख की। ठीक है, फास्टली करेंगे। 2 लाख की हाउस प्रॉपर्टी एंड आपके पास पीजीबीपी ले लेते हैं, पीजीबीपी है 2 लाख एंड कैपिटल गेन है। ठीक है, कैपिटल गेन गिवन है 3 लाख का। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, जो भी हम एज्यूम कर लेते हैं, इस बार डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन गिवन है। ठीक है, 5 लाख का क्या डिडक्शन, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले की क्या करना है आपको, जो कि इन सब का क्या कर लेना है, सम कर लेना है। ठीक है, इन सब का क्या कर लेना है, सम कर लेना है, यानी कि 1 एंड 2, 3 लाख, 5 लाख एंड 8 लाख। टोटल कितना आ गया, 8 लाख का क्या आ गया हमारे पास, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम कितना क्या आ गया, 8 लाख। माइनस क्या करेंगे, डिडक्शन, डिडक्शन कितने का, 5 लाख का। एंड टोटल इनकम कितनी आ गई आपके पास, 3 लाख। ठीक है, टोटल इनकम कितनी आ गई, 3 लाख। अब 3 लाख को क्या करोगे आप, इस पे क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे आप टैक्स लाइबिलिटी को। इस पे क्या कैलकुलेट करोगे आप, टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है हमारा, जो कौन सा कंसेप्ट आता है आपका, राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट आता है आपका, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ कब किया जाता है, ठीक है, कब किया जाता है राउंडिंग ऑफ, जैसे कि अगर आपको इनकम, जब आपकी टोटल इनकम, ठीक है ना, क्या ऐसे निकल के आती है। ठीक है, जो कि मान लेते हैं अगर जो कि आपकी टोटल इनकम अगर मल्टीपल ऑफ 10 नहीं होती है, तब क्या करते हैं हम, राउंडिंग ऑफ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, इसमें जो कि आपके, क्या ये आपके मल्टीपल ऑफ 10 है, नहीं। जो कि हम लास्ट डिजिट को चेक करते हैं, जो कि लास्ट डिजिट अगर 5 के इक्वल होता है, ठीक है, या फिर 5 से ज्यादा होता है, तो हम किसकी तरफ जाते हैं, हम हाईएस्ट मल्टीपल की तरफ। किस साइड जाते हैं हम, हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ 10 की तरफ। ठीक है, अगर 5 से कम होता है, ठीक है, अगर 5 से कम होता है, तो हम किसकी तरफ जाते हैं, लोएस्ट मल्टीपल की तरफ। जैसे कि इसमें देखिए आपका क्या लास्ट में 6, ठीक है, लास्ट में क्या 6, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, हाईएस्ट मल्टीपल। तो इसका क्या हो जाएगी, आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी आफ्टर राउंडिंग ऑफ होने के बाद, ठीक है ना, 460। ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी टोटल इनकम, कितनी हो जाएगी फिर राउंडिंग ऑफ होने के बाद, 5,28,460 की। तो इस पे क्या कैलकुलेट करोगे फिर आप, टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, क्या सर अगर पॉइंट्स में आ जाए तो, ठीक है, चलो पॉइंट्स का भी ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, 46.5, तो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट होगी उसे इग्नोर कर देना है, लास्ट वाली डिजिट को चेक करेंगे, 6 है। तो इसका भी आपके पास टोटल इनकम क्या आने वाला है, 5,28,460 की आने वाली है, टोटल इनकम आने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम टैक्स रेट्स की बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं हम, टैक्स रेट्स की। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक नहीं करा, सो लाइक द वीडियो। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी।
टैक्स लाइबिलिटी मीन्स यानी कि हम सबसे पहले किसको करें, ठीक है, हम ऑप्शनल उठा दें, ऑप्शनल टैक्स रिजिम से, ठीक है ना, फिर हम कर लेंगे एक बार डिफॉल्ट भी, ठीक है, डिफॉल्ट भी करेंगे ऑप्शनल से भी, ठीक है। तो हम सबसे पहले उठाते हैं हम ऑप्शनल टैक्स रिजिम, ठीक है, कौन से उठाते हैं हम ऑप्शनल टैक्स रिजिम, ठीक है। ऑप्शनल टैक्स रिजिम्स के अंदर में, ठीक है, आपके कुछ कैटेगरी आती है, कैटेगरी मीन्स यानी कि सीनियर सिटीजन है, या फिर वेरी सीनियर सिटीजन है, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है, ठीक है। कौन सा आता है आपका पहला, नॉर्मल पर्सन के केसेस में आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल पर्सन कौन होता है, जिस पर्सन की एज, ठीक है, 60 ईयर से क्या है, कम है, ठीक है, अप टू 60 ईयर्स ले सकते हो, ठीक है। अगर अप टू 60 ईयर्स है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, आपका नॉर्मल पर्सन, ठीक है। अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आना है, ठीक है, अगर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आना है तो आपको जो कि एज कितनी होगी, 60 ईयर्स या तो उससे ज्यादा, ठीक है ना, या तो उससे ज्यादा, बट अप टू 80 ईयर्स, तो कौन सी कैटेगरी पे आ जाओगे, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आना है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आना है आपको, वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में, ठीक है। तो उस केसेस में आपकी एज 80 ईयर्स या तो उससे ज्यादा की होगी, तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे आप, वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो टैक्स रेट्स भी किस पे आपका वेरी करता है, वो आपका वेरी करता है आपके, ठीक है ना, किस केसेस पे करता है आपका, नॉर्मल पर्सन में आते हो या फिर आप सीनियर सिटीजन के केसेस में आते हो, जो वो उस पे क्या करता है आपका वेरी करता है आपका, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्मल पर्सन, तो सबसे पहले क्या उठाते हैं हम, नॉर्मल पर्सन, ठीक है। नॉर्मल पर्सन की केसेस में, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अगर नॉर्मल पर्सन है, फर्स्ट क्या है, नॉर्मल पर्सन, तो उस केसेस में आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या हो जाएगी, उस केसेस में आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट होने वाली है 2,50,000, ठीक है। बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या हो जाएगी, 2,50,000 की क्या हो जाएगी बेसिक अजम्पशन लिमिट, ठीक है। तो इसके अंदर में अगर आपकी इनकम, ठीक है ना, अगर आपकी इनकम अप टू 2 लाख रुपीज है, यानी कि 2,50,000 है, तो उस पर आपको कोई भी पे नहीं करना है रेट से टैक्स, ठीक है। अगर आपकी इनकम 2,50,000 से आपका 2,50,000 टू, ठीक है ना, अगर 5 लाख है तो उस पर कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको 5% रेट से क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड 5 लाख टू 10 लाख इनकम, ठीक है, 5 लाख टू 10 लाख आपकी इनकम है, तो उसके ऊपर रेट आपका एप्लीकेबल होगा आपका 20%, ठीक है। कितना रेट एप्लीकेबल होगा नॉर्मल पर्सन के केसेस में, 20%। अगर 10 लाख से अगर अबव चली जाती है आपकी टोटल इनकम, ठीक है, अगर 10 लाख से अबव होती है आपकी इनकम, तो उस पर आपका कितना रेट एप्लीकेबल होता है, आपका 30% से रेट क्या होता है एप्लीकेबल होता है नॉर्मल पर्सन के केसेस में। तो ये सारी की सारी चीजें क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, सीनियर सिटीजन की, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन के केसेस में, ठीक है, क्या किसकी बात करें हम, सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन के केसेस में बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या हो जाएगी, ठीक है, बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या हो जाएगी सीनियर सिटीजन के केसेस में हो जाएगी आपकी, ठीक है, 3 लाख, 3 लाख की क्या हो जाएगी बेसिक अजम्पशन लिमिट, यानी कि जो कि आपकी इनकम फर्स्ट 3 लाख, उसके ऊपर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। और नेक्स्ट 3 लाख टू 5 लाख की इनकम पे, ठीक है, 3 लाख टू 5 लाख की इनकम के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना है, आपको 5% से क्या करना है, टैक्स पे करना है। एंड नेक्स्ट जो कि 5 लाख टू 10 लाख, ठीक है, 5 लाख टू 10 लाख के ऊपर कितना रेट है आपका एप्लीकेबल होगा, वो आपका एप्लीकेबल हो 20% से। अगर 10 लाख से अगर अब जाती है इनकम, ठीक है, तो उस पर आपको कोई भी जो कि आपको पे कितना करना है, 30% से रेट क्या करना है, आपको पे करना है, चाहे वो आपकी इनकम 1 CR क्यों ना पहुंच जाए, 10 CR क्यों ना पहुंच जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे एक जो कंसेप्ट आता है हमारा सरचार्ज का। सरचार्ज कब एप्लीकेबल होता है, जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख को अगर एक्सीड कर जाती है, तो क्या एप्लीकेबल होता है आपका सरचार्ज, तो फिर क्या एप्लीकेबल होता है आपका सरचार्ज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कि अब हम बात करते हैं वेरी सीनियर सिटीजन की, ठीक है। तो वेरी सीनियर सिटीजन का केस, ठीक है, थर्ड केस कौन सा आएगा आपका, वेरी सीनियर सिटीजन, ठीक है, जिसके अंदर की पर्सन की एज कितनी है, 80 ईयर से या तो उससे ज्यादा है। तो बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, 5 लाख, 5 लाख की क्या हो जाएगी बेसिक अजम्पशन लिमिट, ठीक है, यानी 5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स को पे नहीं करना है, ठीक है, 5 लाख के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना है। एंड 5 लाख टू 10 लाख के ऊपर जो कि आपको टैक्स पे करना है वो कितना करना है आपको, 20%, ठीक है।
उसके बाद 10 लाख से अबव चली जाती है इनकम, तो उसके ऊपर कितना टैक्स पे करना है, 30% का क्या लगेगा, रेट लगेगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये तीनों केसेस में क्या करना है, आपको याद रखने पूरे के पूरे टैक्स रेट। इसी से ही क्या होंगे आपके क्वेश्चंस की जब सॉल्विंग कराई जाएगी, तो इन्हीं इन्हीं रेटों से क्या होने वाला है, आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है हमारा डिफॉल्ट टैक्स रीजन। ठीक है, तो डिफॉल्ट को करने से पहले, ठीक है, डिफॉल्ट को करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट को करने से पहले एक चीज समझते हैं, जो कि आता है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को भी इसी के साथ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या, और इसका जो कि फ्लैट रेट परसेंट क्या है। ठीक है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कब कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट आपसे क्या करती है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को क्या करती है, कलेक्ट करती है। यानी कि जो आपसे कैलकुलेट करेगी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो एक स्पेसिफाइड चीज पर ही क्या करेगी, खर्चा करेगी, और कहीं पर खर्चा नहीं कर सकती। और इसका फ्लैट रेट कितना होता है आपका, 4% का होता है आपका फ्लैट रेट होता है। जब आप टोटल इनकम निकाल ली, टोटल इनकम के बाद जो आपने क्या लगा लिए, टैक्स रेट्स लगा लिए, टैक्स रेट के बाद आफ्टर क्या लगाते हो आप, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हो, जो कि लगता है आपका 4% का। ठीक है ना, कितने का लगता है आपका, 4% का। ठीक है, तो इसके बाद एक और जो कि टॉपिक आता है सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज से पहले जो कि मैंने आपको क्या बोला था, क्या चीज हम कवर करने वाले हैं, जो कि हम करेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम्स को। ठीक है, ठीक है, वो किसको कवर करेंगे हम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को। ठीक है, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम्स को करने से पहले, ठीक है ना, डिफॉल्ट टैक्स को रिजीम से करने पहले एक बार सरचार्ज और समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम साथ में ही कर लेंगे। ठीक है ना, सरचार्ज समझने के बाद, ठीक है, तो मैं तुम्हें ही समझा दूंगा, तो आपको सरचार्ज भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा एंड सरचार्ज। ठीक है ना, तो इसलिए जो कि हमारा सरचार्ज, सरचार्ज कब लगता है आपका, ठीक है, जब आपकी टोटल इनकम, ठीक है, सरचार्ज कब लगता है, जब आपकी टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर जाती है। सो और सरचार्ज को हम क्या कहते हैं, टैक्स ऑन टैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्स ऑन टैक्स भी क्या कहते हैं हम सरचार्ज को क्या कहते हैं, हम टैक्स ऑन टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपका एप्लीकेबल कब होता है सरचार्ज, ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स पे कब एप्लीकेबल होता है, जब आपकी टोटल इनकम, ठीक है, जब आपकी टोटल इनकम क्या कर जाती है, 50 लाख को क्या कर जाती है, एक्सीड कर देती है, तो एप्लीकेबल होता है आपका सरचार्ज। ठीक है, तब तक आपका सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो इसके कुछ रेट्स भी तो होंगे फिर। ठीक है, हाँ जी हैं, बिल्कुल रेट्स हैं। ठीक है ना, जो कि आपके बिल्कुल रेट्स भी क्या है, गिवन है। ठीक है, तो कितने कितने रेट्स हैं सरचार्ज के, ठीक है, वो सारी चीजें भी हम बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम से क्या कर लिया हमने, बात कर लिया। अब हम कौन से रिजीम से बात करने वाले, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है, कौन से डिफॉल्ट टैक्स रिजीम्स के आखिर में रेट क्या होने वाले हैं। ठीक है, जो कि एक आपके सिंपल वन ही रेट जो कि आपके एप्लीकेबल होते हैं, वो कितने के होते हैं, आपके बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या होते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या होते हैं उसकी बात करते हैं सबसे पहले, कि हम किस में, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। ठीक है, किसके अंदर में हम डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर में। तो इसके अंदर में आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या होती है, इसमें आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट होती है 4 लाख की। ठीक है, कितनी होती है आपकी, 4 लाख की, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर में, ठीक है, जो कि आपके जैन जैन 26 में जो आपके एग्जाम हुए थे, उसके अंदर में आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या थी, उसमें बेसिक अजम्पशन लिमिट थी 3 लाख की, क्या थी, बेसिक अजम्पशन लिमिट। ठीक है ना, जो बट अब जो आपके क्या गया, अमेंडमेंट्स के साथ में आए हैं, तो उसमें आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या, 4 लाख की, उसमें बेसिक अजम्पशन लिमिट क्या आपकी 4 लाख की। तो इसमें अगर हम ठीक है टैक्स रेट की बात करते हैं, ठीक है, अगर इनकम, ठीक है ना, अगर इनकम 4 लाख तक है, ठीक है, अगर इनकम 4 लाख तक है, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। अगर इनकम 4 लाख टू, ठीक है, 4 लाख टू 8 लाख है, ठीक है, 4 लाख टू 8 लाख है, तो उस पर आपका रेट कितना एप्लीकेबल होगा, उस पर रेट आपका एप्लीकेबल होगा 5%। ठीक है, उस पर रेट कितना एप्लीकेबल होगा आपका 5%। एंड नेक्स्ट की बात करें 8 लाख टू, अगर 12 लाख है, ठीक है, 8 लाख टू 12 लाख है, तो उस पर आपका रेट कितना लगेगा, आपका 10% का रेट एप्लीकेबल होगा। एंड 12 लाख, ठीक है, 12 लाख टू 16 लाख, उस पर आपका रेट एप्लीकेबल होगा, आपका 15% का क्या होगा, रेट एप्लीकेबल होगा। और नेक्स्ट 16 लाख टू 20 लाख पर, ठीक है, कितना, 16 लाख टू 20 लाख की इनकम के ऊपर आपका रेट एप्लीकेबल होगा 20% का। ठीक है, एंड 20 लाख से, ठीक है, 20 लाख से 24 लाख तक की अगर इनकम है आपकी, ठीक है, उस पर रेट कितना लगेगा आपका, 25%। ठीक है, अगर 24 लाख को अगर एक्सीड कर जाती है आपकी टोटल इनकम,
ठीक है, तो उस पे कितना लगेगा आपका 30% का क्या होगा रेट एप्लीकेबल होगा। तो ये सारी चीजें क्या रखने हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, ऑप्शनल से भी याद रखने हैं एंड आपको डिफॉल्ट से भी क्या रखने हैं टैक्स रेट्स याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद जो कि मैंने बोला था हम किसकी बात करेंगे, सरचार्ज के रेट्स। ठीक है, किसकी बात करेंगे, सरचार्ज के रेट। ठीक है ना, तो सरचार्ज के रेट क्या होने वाले, ठीक है, तो सरचार्ज के रेट्स क्या क्या होने वाले जो कि आपके क्या होंगे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है ना, तो अगर ठीक है, अगर आपकी टोटल इनकम अगर 50 लाख को अगर एक्सीड नहीं करती है, ठीक है, यानी कि डज नॉट एक्सीड 15 लाख। ठीक है, अगर 50 लाख को अगर एक्सीड नहीं करेगी तो उसमें आपका कोई भी सरचार्ज का रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 50 लाख को अगर एक्सीड कर जाती है आपकी टोटल इनकम एंड 1 CR तक होती है, ठीक है, तो इसमें आपका रेट कितना लगेगा, आपका 10% का रेट क्या होने वाला है जो कि एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, अगर 1 CR अगर 2 CR तक की आपकी टोटल इनकम है तो रेट कितना लगेगा आपका 15% का क्या होगा रेट चार्ज होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो कि 2 CR से लेकर, ठीक है, अगर फिर 5 CR तक की इनकम है तो उस पर आपका रेट लगेगा 25% का। ठीक है, एंड 5 CR से जितनी भी आपकी इनकम अबव जाती है, ठीक है, तो उस पर आपका एप्लीकेबल होने वाला है 37% का क्या होने वाला है सरचार्ज लगने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको देखिए सरचार्ज मैंने पहले ही समझा दिया था। सरचार्ज क्या होता है आपका एडिशनल टैक्स। ठीक है, एडिशनल टैक्स कह सकते हो फिर टैक्स ऑन टैक्स कह सकते हो। ठीक है, तो ये किसके अंदर की हमने जो की बात कर ली, ठीक है ना, कौन कौन सी बात कर ली हमने, इंडिविजुअल का, ये हमने पूरा किसका कंप्लीट कर लिया, इंडिविजुअल की क्या कर लिया हमने कंप्लीटली बात कर ली है। ठीक है, इसके अंदर में आपने किस किस के बारे में बात करी है, ठीक है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम से, ठीक है, ऑप्शनल से एंड डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो बोथ रिजीमों से क्या कर लिया हमने बात कर ली है। ठीक है ना, तो ऑप्शनल से क्या क्या होने वाली है, बेसिक असम्पशन लिमिट, सीनियर सिटीजन के केसेस में वेरी सीनियर सिटीजन एंड जो कि आपका नॉर्मल पर्सन, एंड डिफॉल्ट टैक्स रिजीम्स के अंदर भी हमने क्या बात कर ली है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ठीक है, वो किस पे बात करने वाले हैं, हम फर्म। ठीक है, किस पे बात करेंगे हम, फर्म, LLP, फर्म LLP एंड लोकल अथॉरिटी, एंड लोकल अथॉरिटी के। ठीक है ना, तो इसमें आपका टैक्स रेट कितना एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, अब उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर में अगर आपका, ठीक है ना, जैसे कि जो भी आपकी इनकम है, ठीक है, जो भी आपकी टोटल इनकम है उस पूरी इनकम के ऊपर कितना रेट आपका एप्लीकेबल होगा, 30% का क्या होगा रेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और सरचार्ज कब एप्लीकेबल होगा, अगर आपकी टोटल इनकम, ठीक है ना, फर्म LLP एंड लोकल अथॉरिटी के केसेस में आते हो, ठीक है ना, उसमें अगर जो कि अगर आपकी टोटल इनकम 1 CR को अगर एक्सीड कर जाती है तो उसमें आपको जो कि सरचार्ज रेट एप्लीकेबल होगा वो आपका एप्लीकेबल होगा 12% से क्या होगा सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में जो कि आपका कितना आएगा, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केसेस में जो कि अगर आपकी टोटल इनकम, ठीक है, अगर टोटल इनकम 10 लाख तक है, ठीक है, अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख तक की है तो उस केसेस में क्या होगा, ठीक है, सॉरी 10,000 है, मैं बोलो 10 लाख, 10,000 तक है तो उसमें आपका 10% का क्या होगा रेट एप्लीकेबल होगा किस पे, टोटल इनकम के ऊपर। ठीक है, अगर 10,000, ठीक है, 10,000 से 20,000 तक की आपकी टोटल इनकम है तो रेट आपका एप्लीकेबल होगा वो होगा 20% का। ठीक है, एंड 20,000 है या तो उससे ज्यादा है, ठीक है, 20,000 से अगर इन जो कि अब जाती है तो उस पर आपका रेट कितना होगा, ठीक है, 30% का क्या होगा रेट चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा जो कि नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब कि इसके बाद हम बात करेंगे कैजुअल इनकम। ठीक है, किसकी बात करते हैं, कैजुअल इनकम। ठीक है, इसके बाद किसकी बात कर रहे हैं हम, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम कौन सी इनकम होती है, कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो कि क्या करते हो आप, विनिंग करते हो, लाइक अ लॉटरी। ठीक है, आपने क्या करा, लॉटरी टिकट को आपने बाय करा है, ठीक है, अगर वहां से आप विन कर जाते हो वो कौन सी इनकम कहलाई जाएगी, आपकी कैजुअल इनकम। और कैजुअल इनकम को और भी क्या कहते हैं, हम एक स्पेशल इनकम भी कहते हैं। ठीक है, कैजुअल इनकम को क्या कहते हैं, हम स्पेशल इनकम भी कहते हैं। ठीक है, अगर लॉटरी है, ठीक है, लॉटरी को परचेस करा वहां से आपने विनिंग करा तो वो क्या हो जाएगी, आपकी कैजुअल इनकम हो जाएगी। ठीक है, या फिर हॉर्स, ठीक है ना, जैसे कि हॉर्स रेसिंग पे, ठीक है, जो कि हॉर्स रेसिंग पे क्या करते हो आप, बैटिंग करते हो, ठीक है ना, तो उससे होने वाली इनकम भी क्या कहलाई जाएगी, आपकी कैजुअल इनकम। कार्ड गेम्स हो गए, ठीक है, कौन से हो गए आपके कार्ड गेम्स, ठीक है, कार्ड गेम्स हो गए एंड गैम्बलिंग्स होगी,
ठीक है, ये सारी क्या कहलाई जाएंगी, आपकी कैजुअल इनकम। तो और इसके बाद हमारी और भी जैसे कि ऑनलाइन गेम्स हो गए, तो इन सब के ऊपर रेट कितना एप्लीकेबल होता है, वो आपका फ्लैट रेट से चार्ज होता है 30%, और कोई भी आपको डिडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है ना, इसमें आपको कोई भी डिडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके बाद आता है हमारा जो कि नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, अब ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर में हम प्रैक्टिकल में किस में बात करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसके अंदर में हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कि मार्जिनल रिलीफ आखिर मिलता कब है। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है, जो आपकी टोटल इनकम, ठीक है, क्या आपकी टोटल इनकम, ठीक है, और एक होती है आपकी टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है ना, क्या होती है, अब जब आप टैक्स लाइबिलिटी निकालते हो, ठीक है ना, जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हो वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, किससे, टोटल इनकम से। यानी कि टोटल इनकम मान लेते हैं 1 लाख की होगी टोटल इनकम, एंड आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगी 1,10,000। तो इसमें क्या मिल जाता है आपको, देखने के लिए क्या मिलता है, मार्जिनल रिलीफ। तब क्या मिलता है आपको, मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि टोटल इनकम आपकी डिक्रीज होती है किससे, आपकी टैक्स लाइबिलिटी से। तो क्या मिलता है आपको, मार्जिनल रिलीफ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा रिबेट। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा रिबेट। ठीक है, तो रिबेट कब मिलता है, ठीक है, तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कौन सा सेक्शन बात करता है हमारे रिबेट का, 87A। तो इसके अंदर भी क्या आता है आपके दो रिजीम से, किससे आता है आपके दो रिजीम से। तो सबसे पहले ये कि जो कि आपका डिफॉल्ट। ठीक है, पहले किससे बात करें हम, डिफॉल्ट से। ठीक है, फिर हम किससे बात करेंगे, जो कि हमारा, ठीक है ना, जो कि इससे बात करेंगे ऑप्शनल से, यानी कि ओल्ड रिजीम्स। ये क्या आपके न्यू रिजीम। ठीक है, ये क्या है आपके न्यू रिजीम से। फिर हम बात करेंगे ओल्ड रिजीम से। तो सबसे पहले कि आपको रिबेट क्लेम करने के लिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल क्या होना चाहिए हमारा, रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, और उसकी जो कि टोटल इनकम है वो डज नॉट एक्सीड, ठीक है, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 7 लाख को। ठीक है, वो 7 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तब आप क्या ले सकते हो, आप रिबेट ले सकते हो अंडर सेक्शन 87A के अंदर में। कितना ले सकते हो, जो कि आपका 100% ऑफ, जो कि क्या करा है आपने, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करा है। ठीक है ना, या फिर, ठीक है ना, या फिर जो कि आपका 25,000 जो कि क्या आपका प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से जो भी क्या होगा आपका लोअर होगा, क्या होगा, लोअर होगा, या फिर कह सकते हो लेस होगा, उतने तक का क्या मिल जाएगा आपको, रिबेट मिल जाएगा। कौन सी रिजीम में, आपको न्यू रिजीम्स के अंदर। अब हम ओल्ड रिजीम में बात करें, ठीक है, तो ओल्ड रिजीम में भी आपको पहली बात ही तो कंडीशंस को आपको फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि फर्स्ट की आपकी रेसिडेंट, बट सेकंड वाले में आपकी क्या आ जाती है, टोटल इन। ठीक है, फर्स्ट तो आपकी क्या रहती है, सेम रहती है रेसिडेंट, एंड सेकंड वाले में आपको थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें आपकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 5 लाख। ठीक है, अगर 5 लाख को एक्सीड नहीं करती है, तो आपको ओल्ड रिजीम्स के अंदर में क्या मिल जाएगा, आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A के अंदर में। कितने तक का मिलेगा रिबेट, वो आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, या फिर, ठीक है, या फिर आपका जो कि है 12,500। इन दोनों में से जो भी क्या होगा आपका लोअर होगा, उतना क्या मिल जाएगा आपको, रिबेट मिल जाएगा। ठीक है ना, उतना क्या मिल जाएगा आपको, रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो कि नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार हम कैपिटल गेन भी देख लेंगे ना, कैपिटल गेन के भी जो कि स्पेसिफाइड सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो कि आपके, ठीक है ना, जो कि आपके रेट्स गिवन है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा ये बाइंड अप। ठीक है, तो उसके बाद करेंगे हम बाइंड अप। तो सबसे पहले की, ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट, क्या कहते हैं, आप टाइमली क्या करो, ठीक है, टाइमली क्या करो, टैक्स को पे करो, एंड प्रॉपरली वे में करो। ठीक है, एंड प्रॉपरली वे में करो। ठीक है, और आप कोई भी हाइड ना करो। ठीक है, और कोई भी अपनी जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है उसे देखिए, टोटल इनकम को अगर आप हाइड करोगे तो आपकी इनकम भी क्या हो रही है, हाइड हो रही है। ठीक है, इनकम भी क्या हो रही है, हाइड हो रही है। ठीक है, तो उसके केसेस में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, ज्यादा टैक्स को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करें, प्रॉपरली टाइमली क्या करें, आईटीआर फाइल करें, एंड कुछ भी आप उसमें मतलब कि घपलेबाजी ना करें। ठीक है, नॉर्मली तो कौन कौन से केसेस में, तो उसके बाद अगर आप घपलेबाजी करोगे, ठीक है, तो आपका कितना तक आपको
ठीक है। अगर हम पूरा टोटली बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कि आपका ओवरऑल 78% का क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे? ठीक है, जो कि आपका 60% जो भी आपने क्या करी है, ठीक है, जो भी आपने इनकम को क्या करी है, हाइड करी है। ठीक है, अगर आप इनकम को हाइड करोगे और असेसिंग ऑफिसर आपको पकड़ लेता है, ठीक है, तो वो इनकम क्या मान ली जाएगी, आपकी डीम्ड इनकम। ठीक है, वो इनकम क्या मान ली जाएगी, आपकी डीम्ड इनकम। जब डीम्ड इनकम मान ली जाएगी तो उस पे क्या कर दिया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा और कौन कौन से केसेस है वो सारी चीज बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको रेट बता देता हूँ। ठीक है, जो कि आपका मान लीजिए, जो कि आपने मान लीजिए फोर्स 1 CR की क्या करिए, हाइड करिए इनकम, तो इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 60% तो आपको जो कि टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो कि 25% का क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद 25% का सरचार्ज पे करने के बाद उसके बाद आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% का क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल देखें तो जो कि आपका सबसे ज्यादा कितना, जो कि आपका ओवरऑल 78% तक का क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आपने इनकम क्या करी है, हाइड करी है। ठीक है, तो कौन कौन से केसेस में करते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है ना, जो कि फर्स्ट आपके कुछ अनएक्सप्लेन मनीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, जिसको कि अगर आप शो नहीं करते हो अपने अकाउंट्स में, ठीक है ना, यानी कि उसको क्या कर रहे हो, आप हाइड कर रहे हो। ठीक है, अगर वो असेसिंग ऑफिसर्स आपको पकड़ लेता है तो वो आपकी इनकम क्या मान ली जाती है, डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, एंड उस पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको कितना किस पे करना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आ गया आपका कैश क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले क्या आपका कैश क्रेडिट। ठीक है, तो कैश क्रेडिट के अंदर कौन सा आता है आपका, सेक्शन नंबर 68। कैश क्रेडिट का आता क्या आता है आपका, सेक्शन नंबर 68, जो कि क्या बात कर रहा है। ठीक है, जो कि आपने, ठीक है, ऐसे ही नहीं, ठीक है ना, क्या करें, अपने बुक्स में क्या कर दिए, क्रेडिट तो कर दिए, कैश क्रेडिट शो कर दिए। ठीक है, बट वो असेसिंग ऑफिसर ने क्या कर लिया, आपको पकड़ लिया। ठीक है, तो अगर आप उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, ठीक है ना, आप क्या नहीं कर सकते, ऐसे असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो वो आपकी इनकम क्या मान ली जाएगी, आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। ठीक है ना, ये कौन से केस है जिसमें आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएंगी, एंड जो ऊपर रेट बताए वो सारे क्या होंगे, आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले, वो सारे क्या होंगे, आपके रेट्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस क्या है, कुछ अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना, क्या है, आपने कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, अगर उसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो उस केसेस में भी क्या मान ली जाएगी, आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, सी पॉइंट, सी में क्या आएगी, आपकी कुछ अनएक्सप्लेन मनी। ठीक है, कुछ आपकी ऐसी कुछ मनीज है जिसमें कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, एंड वहां से आपकी कोई भी मनी जो कि इनकम जनरेट हुई है, ठीक है ना, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो असेसिंग ऑफिसर को, तो वो इनकम भी क्या मान ली जाएगी, आपकी डीम्ड इनकम, एंड ऊपर वाले रेट आपके क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ठीक है ना, और कुछ ऐसे अमाउंट्स है जो कि इन्वेस्टमेंट्स के, जो कि आपने फुल्ली डिस्क्लोज्ड नहीं करे हैं अकाउंट्स के अंदर में। ठीक है, अगर फुल्ली डिस्क्लोज्ड नहीं करोगे तो उसमें भी क्या नहीं होंगे आपके। ठीक है ना, उसे भी क्या मान ली जाएगी, आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, अगर क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने आपको कैच कर लिया तो। ठीक है, अनडिस्क्लोज इनकम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, जो कि कोई ऐसे एक्सपेंडिचर करें, ठीक है ना, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर करें जो कि आपके अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है ना, और असेसिंग ऑफिसर को आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, ठीक है ना, तो जो कि आपकी क्या एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो उसमें भी क्या मान ली जाएगी, आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, एंड उस पर क्या होंगे, आपके ऊपर वाले रेट्स एप्लीकेबल होने वाले इन सब के ऊपर। अगर कोई अमाउंट बोरोड, ठीक है, क्या आपका अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, एंड रीपेड ऑन हुंडी, तो इस केसेस में भी क्या कर लिया जाएगा आपका। ठीक है ना, इन सब के केसेस में क्या था, ठीक है ना, डीम्ड इनकम मान ली जाएगी अगर आप असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो। ठीक है ना, तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो कि हमारे देखिए स्पेशल रेट्स हैं, कुछ हमारे स्पेशल रेट्स हैं। स्पेशल रेट मींस यानी कि, ठीक है, अगर जैसे कि एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A के अंदर में आता है, ठीक है, तो कितना रेट है आपका एप्लीकेबल होता है, वो सारी की सारी चीजें आती है हमारी स्पेशल रेट्स के अंदर में। ठीक है ना, तो स्पेशल रेट्स को समझने से पहले, ठीक है, क्या कह रहे हैं, स्पेशल रेट्स को समझने से पहले, ठीक है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक नहीं करा सो लाइक द वीडियो। ठीक है ना, जो कि कोशिश क्या करिए 1 आवर्स के अंदर में क्या करा दूं, मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दूं। ठीक है ना, तो इसके बाद कुछ स्पेशल्स हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर में आपको डिडक्शन अलाउड होगा या फिर नहीं होगा, एंड रेट कितना लगता है, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। ठीक है, अगर कौन से केसेस की बात करें हम, पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूडिंग एलएलपी, ठीक है ना, तो उस केसेस में, ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम है,
ठीक है, क्या है स्पेशल इनकम। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, ठीक है, जैसे कि क्या आपकी स्पेशल इनकम, ठीक है, कुछ स्पेशल इनकम्स है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, वीडियो को पॉज कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, वीडियो को पॉज करते हैं, थोड़ा सा एरर आ रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। जो कि स्पेशल इनकम अगर LTCG, क्या है LTCG, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ठीक है, अगर 112A के अंदर में आपकी जो कि LTCG है, ठीक है, तो उस पर आपका कितना रेट लगेगा, आपका 10%। 10% किस पे, एक्सेस ऑफ 1 लाख। मान लीजिए जो कि LTCG अंडर सेक्शन 112A के अंदर में 12 लाख की है। ठीक है, कितने की है, 12 लाख की गिवन है। तो इसमें आपका एक्सेस एक्सेस यानी कि 1 लाख को क्या करोगे, माइनस करोगे। उसके बाद क्या लगेगा, आपका 10% का क्या होगा, रेट एप्लीकेबल होगा। LTCG ये आपकी कुछ स्पेशल इनकम्स है। इसके बाद है आपके पास LTCG अंडर सेक्शन 112 में। ठीक है, 112 के अंदर में डायरेक्टली इसमें आपका एक्सेस नहीं होगा एंड 20% का क्या होगा, रेट आपका चार्ज होगा। उसके बाद आपका STCG। ठीक है, STCG अंडर सेक्शन 111A। ठीक है, 111A के अंदर में कितना रेट आपका लगेगा, 15% का क्या होगा, डायरेक्टली रेट आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कैजुअल इनकम। ठीक है, कैजुअल इनकम के ऊपर तो आपको पता ही है फ्लैट रेट कितना लगता है आपका, 30% का क्या होता है, फ्लैट रेट क्या होता है, चार्जेबल होता है। ठीक है, ये क्या आती है आपकी स्पेशल इनकम के साथ कुछ। ठीक है ना, ये कहती है आपकी स्पेशल इनकम के साथ। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये कंप्लीट होता है चैप्टर। ठीक है ना, वो भी हमने कितना कर लिया, हमने विद इन 1 आवर्स के अंदर क्या कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया। तो हम ड्यूरेशन ज़्यादा लेंदी नहीं रख रहे। ठीक है ना, ड्यूरेशन हम ज़्यादा लेंदी नहीं रख रहे। देखिए, पॉसिबल वही है कि जो कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे हम जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे कम टाइम में क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। ठीक है, सो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।